सोचा है कि हरे में हरा मैं दिखूंगा ही नहीं ना। कोई डाउट अभी तक प्रीपोजिशन के अंदर? आज एग्जाम है क्या कोई? तो आजकल इंग्लिश में जनसंख्या कम कैसे होगी इतनी? एमए में प्रैक्टिकल? बीए में प्रैक्टिकल? कौन सा सब्जेक्ट है? सारे को जियोग्राफी है? हाँ। अच्छा मैं आपको वैसे बताता हूँ, आपको है ना मैं टॉपिक करवाऊंगा ना ये कंजंक्शन, तो उसमें ये सारा दोबारा से आ जाएगा। मतलब अगर वैसे कहूँ कि अपने एक बार प्रीपोजिशन में मैंने वैसे ही बात छेड़ दी थी वो वाली, और मुझे लगता है इसीलिए उसके बाद जनसंख्या कम हो गई क्लास की, ऐसा भी हो सकता। लेकिन वो अलग से टॉपिक है आपका, वो कंजंक्शन टाइप का है, टाइप का कंजंक्शन ही है, उसके अंदर कंडीशनल वगैरह सब चीज़ें आ जाती है। खैर अपने देखेंगे उसको। अब जैसे है ना प्रीपोजिशन के अपने दो चार और यूजेस देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर। आपको कुछ एक मैंने और प्रीपोजिशंस बताए थे, इन, इन टू, ऑन टू, अपॉन वगैरह सब बताए थे। ओवर बता दिया था? वो देखते हैं फिर अपने। हाँ ओवर देखते हैं। ओवर 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 जैसे एक ओवर होता है, एक होता है अबव। चलो पहले ये देख लेते हैं अपने, ओवर और अबव में क्या फर्क है? ऊपर को कहेंगे ओवर, वो ऐसे अपॉन था एक, अपॉन। फिर भी कितना ठीक है। और अबव? आपने ओवर ब्रिज देखा, फ्लाई ओवर देखा, अंडर ब्रिज देखा, अबव ब्रिज देखा कभी? नहीं देखा। लेकिन आप अंडर ब्रिज देखना कभी, कोई हनुमानगढ़ वाला बनाया जैसे, बहुत बढ़िया बनाया उन्होंने। अब तो खैर जब जब शहर पे बात आती है तो उन्होंने हमारा ये सब हो ही जाता है। तो उसमें ना जब आप देखोगे, जब ऐसे अपने जाते हैं तो एक दीवार पे ऐसे कुछ लिखा होता है कि वो रिस्क वाली जो होता है ना, कि पानी इस लिमिट से अबव आया या इस लिमिट से बिलो हुआ। तो जो लिखित में चीज़ें होती है ना, डॉक्यूमेंट्स में जो बातें होती है, उसके लिए अबव और बिलो का यूज़ होता है। जैसे आपने सुना होगा APL, BPL, IPL नहीं, अबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। उसमें कभी आया कि ओवर पॉवर्टी लाइन या अंडर पॉवर्टी लाइन? ये वर्ड नहीं आया। आपने कभी जिंदगी में बात नहीं सोची होगी कि यहाँ पर ओवर क्यों नहीं आया। ओवर पॉपुलेशन है एक वर्ड, लेकिन वहां पर अबव की जगह ओवर क्यों नहीं आया, या अबव पॉपुलेशन क्यों नहीं वर्ड आया? तो जो लिखित में जो चीजें होती है ना, उसके लिए अबव बिलो का यूज करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना, आपने कभी नहीं सोची, क्यों सोचेंगे अपने, मैंने ही नहीं सोची थी, जबकि मैं तो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब अपने ऐसे कंपैरिजन करते हैं तब ये चीजें दिमाग में आती है। मैं कह दूं कि जैसे BPL होता है ना, तो वो BPL कैसे हुआ, उसमें कुछ वो क्राइटेरिया रहेगा, है ना, कि सैलरी जो है वो मंथली 8 लाख से कम होनी चाहिए, ईयरली 8 लाख से कम होने, अब 5 लाख है शायद, पता नहीं 2 लाख जो भी है। तो उसमें कुछ टर्म्स होती हैं कि परिवार में इतने कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, और जो वो क्या नाम उनका न्यूट्रिशन भी वो देखते हैं कि न्यूट्रिशन जो है इतना इतना परसेंटेज पर इससे कम होगा, तब जाके फिर उसको वो कैलोरीज वगैरह कितनी वो बर्न करते हैं। आपको देखा मैडम कहीं? अरे नहीं नहीं आप बैठो, कैमरा चल रहा है। तो ये जो है ना, ये जो APL BPL जो वर्ड्स होते हैं वो असल में ये टर्म्स होती है लिखित में जो है अपने पास में, ठीक है। लेकिन ओवर वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या होगा? जैसे आपने सुना होगा एक क्रिकेट के अंदर ओवर होते हैं, है ना, वो तो खैर लिमिट से क्रॉस जब हो जाती है कोई चीज तब उसको अपने ओवर बोलते हैं, ऐसा भी होता है। आपने सुना होगा ओवर, ये क्या होता है कि लिमिट था। एक व्यक्ति जो है वो बॉल फेंकने की उसकी लिमिट क्या रहती थी, 8 बार वो बॉल फेंक सकता था। धीरे धीरे वो 6 होगी, खैर वो 6 बॉल का एक ओवर हो गया।
और यूसेज के हिसाब से इस ओवर को नाउन बना दिया गया। पहले क्या होता था, अंपायर बोलता था, एक व्यक्ति 8 बार बॉल फेंक के गया तो वो बोलता था ओवर। ओवर मतलब कि लिमिट खत्म, अब दूसरा आएगा। फिर ऐसे कितनी बार वो ओवर बोलता था, 60 बार। फिर अब 50 बार हो गया, फिर 20 बार भी हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि 10 बार में निपट जाती है टीम, ऐसा भी होता है। लेकिन उसके बोलने की लिमिट क्या रहती है, 50 बार, है ना। तो फिर अपनों ने क्या बोल दिया, 50 ओवर का मैच हो गया। फिर हमने उसको नाउन बना दिया। अच्छा, अब मैं कह दूं आपको कि बात समझ आ रही है कि सिर के ऊपर से जा रही है, तो वो ओवर हो गया, ठीक है, वो ओवर हो गया वर्ड। समझ आ रहा है क्या ये वाला? एक यूज ये भी होता है ओवर और अबव में। अगर अपने स्पेसिफिकली अगर डिफरेंस देखें ना, तो अगर मैं बात करूं कि जो रूफ है ये हमारे अबव है कि हमारे ओवर है, ये ओवर है असल में। मतलब ये इस कॉर्नर पर भी ऊपर है ना, और यहां से अगर मैं उस कॉर्नर की बात करूं तो भी वो एग्जैक्ट पॉइंट पे वो भी ऊपर ही है ना। तो जब बात एग्जैक्ट पॉइंट की ना करके ऐसे कवर करने की बात आती है तो उसको ओवर बोलते हैं। अबव की मैं बात करूं तो फैन होगा, या जैसे अब मैं जैसे कह दूं कि मेरे सिर के जस्ट ऊपर कौन है, वो ट्यूब लाइट है ना, तो ये अबव हो जाएगा, ये ओवर नहीं है। नहीं, ट्यूब लाइट ये ऊपर तो है लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट है। अबव का मतलब एग्जैक्ट पॉइंट की बात हो रही है, ओवर का मतलब छत तो पूरा कवर कर रही है ना। अब जैसे आप में से कोई रामदेवरा गया होगा तो उन्होंने देखा होगा वहां पर एक पंखा लगा हुआ है, देखा वो पंखा क्या, वो पंखा जो है वो असल में ओवर वाला है, कि पंखे ने पूरी छत को घेर रखा। मतलब उसका एक पंख है ना, एक जो ब्लेड है उसकी फैन की, वो इस छत जितनी लंबी होगी। एक सिरसा के आसपास गांव में गुरुद्वारा है, वहां पर भी इतना ही बड़ा पंखा लगा हुआ है। तो मतलब वो जब पंखा चला था ना, तो हम लोग इधर उधर भागने लगे थे, हमें लगा आंधी आ गई। तो फिर बाद में किसी ने कहा कि अरे वो पंखा ऑन किया है किसी ने। मतलब वो बहुत विशाल का है। उसका जो मेरे को लगता है वो जो मोटर है ना, वो शायद किसी वो हवाई जहाज के वो जेट इंजन का कुछ वो लगा रखा होगा, कि अगर थोड़ी सी और स्पीड बढ़ा दी तो वो छत को लेके उड़ जाएगा, या फिर हम लोग गेट खोल के जाएंगे और ये कहाँ पहुंच गए। तो इतना बड़ा पंखा है वो, तो उसके लिए आप कह सकते हो कि ओवर है वो। कहीं भी चले जाओ पंखा आपके ऊपर ही रहेगा, बच नहीं सकते आप उससे, ऐसा है वो। तो ये ओवर और अबव में फर्क होता है, ठीक है। दोनों में ही ये चीज है कि ऊपर है और टच में नहीं है। ऑन में ये था, जैसे बैग अभी इसके टच में है, आपकी नोटबुक टच में है इस चीज के, तो वो ऑन है। ओवर का मतलब क्या होगा, ऊपर है लेकिन टच में नहीं है। अब कभी ऐसे हुआ कि भाई वो छत से किसी का सिर भिड़ गया, या फिर फ्लाई ओवर के वो अंडर ब्रिज के नीचे से ऐसे जा रहा था तो उसका सिर भिड़ गया, या फिर सिर पे इधर रगड़ लग गई उसके, कई देर तक घिसड़ता हुआ गया, कह रहा तू गंजो क्यों हो गया कि अंडर ब्रिज से ऐसे सिर रगड़ी गया मेरा। तो वो अंडर शब्द क्यों आया वहां पर, क्योंकि वो टच में नहीं आ रहा। फ्लाई ओवर का मतलब क्या हुआ कि आप फ्लाई ओवर से जा रहे हो तो उसके ऊपर से जब जाओगे तो ऐसा नहीं है कि कोई टायर के नीचे आ जाएगा, कि कोई व्यक्ति नीचे से जा रहा है उसके सिर पे टायर लग गया। तो ये शब्द क्यों आए सारे। अच्छा, आपको पता है ये ओवर ब्रिज और फ्लाई ओवर में क्या फर्क होता है? स्ट्रक्चर तो सेम है ना दोनों, ये थोड़ी उसमें 3 नंबर वाली ईंट लगती है, उसमें 1 नंबर वाली। उनमें क्या फर्क है, फ्लाई ओवर और ओवर ब्रिज? गंगानगर में कोई फ्लाई ओवर है क्या? नहीं है, ओवर ब्रिज है। ज्यादा लंबा हो सकता है। और जो थोड़ा सा कम होगा उसको? नहीं, ओवर ब्रिज होता है कि जो दो रोड्स के बीच में ऐसे होता है। फ्लाई ओवर होता है जो एक रोड को दूसरी जगह ले जाता है, शायद। मैं समझा नहीं, मैं बताता हूँ। फ्लाई ओवर जो होता है वो शहर के बाहर होता है, ओवर ब्रिज शहर के अंदर होता है, ठीक है। जैसे हनुमानगढ़ में ओवर ब्रिज है, आप जैसे कोई अपने कहते हैं ना कि ये यहाँ से इधर से होके चले जाओ, ओवर ब्रिज फ्लाई ओवर से जाओगे तो आपको शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कभी गाड़ी से यहाँ से फतेहाबाद तो आप क्यों जाओगे, हिसार या फिर उससे आगे गए होगे, कभी दिल्ली गए होगे बाइक में, तो वो होता है ना कि आपको सिटी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इस फ्लाई ओवर के इधर से होके चले जाओ। जैसे हम लोग जब मैं लगभग है ना, फतेहाबाद मेरा ननिहाल है, यहाँ से इधर हरियाणा में ही है, तो मैं कोई 7-1 साल बाद गया था मेरे ननिहाल, अभी 2-3 साल पहले, मेरे को 7-8 साल हो गए को। तो जब मैं पिछली बार गया था तब एक तो बस में गया था, और दूसरा कि वो उसको क्या बोलते हैं, बाईपास हुआ करते थे, हाईवे नहीं था वो, बाईपास से जाते थे हम लोग। तो जब मैं अब की बार गया तो मैं खुद ड्राइव करके जा रहा था, और इधर उधर के सारे वो पेड़ कटे हुए, और 4 लेन की वो बनी हुई है रोड, दिल्ली हाईवे बन रखा है।
तो हम जाते रहे जा, मेरे को मजा आ जाए उसके अंदर के स्पीड लिमिट है नहीं, कभी 140 150 ऐसे जा रहे थे। तो सिरसा निकल गया, फतेहाबाद भी निकल गया, और मैं फ्लाई ओवर पकड़ पकड़ के है ना आगे जाता रहा। फिर थोड़ी देर बाद लिखा हुआ है हिसार 8 किलोमीटर। मैंने पापा को मैंने कहा कि हिसार से फतेहाबाद कितना दूर है? पापा कहते हिसार से फतेहाबाद होगा 45-50। मैंने कहा मतलब अपने 40 किलोमीटर आगे आ गए क्या? हैं? ओ कहता है मोड़ यहाँ से। मैंने कहा ये फ्लाई ओवर था और ये था। कहता है अरे यार यहाँ से पेट्रोल भरवा भरवा के लेके जाते हैं अपने वो बचाने के लिए कि 100 रुपये में इधर 1 लीटर आ जाता है, अपने वहाँ पे 113 का आता है और ये वो। तो वो सारा मैंने बाल दिया उस दिन तेल। तो फिर वापस घूम के आए तो वो पता लगा कि वो फ्लाई ओवर जो था उसके अंदर से ऐसे होके जाना था। तो मतलब ये फ्लाई ओवर ये चीज़ होती है कि वो शहर से बाहर है और आपको बाहर ही रखेगी। अगर मैं वो बाई चांस ना देखता ना, क्योंकि लगभग 12:30-1 बज रहे थे रात के, तो बाई चांस मेरे को उधर लिखा हुआ मिल गया, मैं शायद दिल्ली रुकता। तो मैं कहता फतेहाबाद आ ही नहीं रहा, कमाल होगी, आ ही नहीं रहा, मैं ऐसे कहता फिर तो वो फ्लाई ओवर होता है जो शहर के बाहर ही रखता है, आपको अंदर नहीं बढ़ने देता कि ना इधर से उधर जाओ करता रहेगा ऐसे। तो ये ओवर शब्द होता है। ओवर का मतलब सबसे पहला यूज पोजीशन की अगर अपने बात करें तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? जो ऊपर है और टच में नहीं है, टच में नहीं है, ये भी टच में नहीं है, बट फर्क क्या है? ये कवर करेगा, हाँ सरफेस की बात कर सकते हो आप, ये पूरा कवर करेगा। जैसे जो ये सीलिंग है, सॉरी मैं रूफ बोल गया था, ये सीलिंग है, रूफ तो ऊपर से होगी है ना, मैंने अपसाइड डाउन कर दिया इसको। और टच में नहीं है, ये किसकी बात करेगा? एग्जैक्ट पॉइंट की बात करेगा। स्पोकन में लोग ओवर का यूज करते हैं एग्जैक्ट पॉइंट के लिए भी बहुत बार। ऐसा करना नहीं चाहिए, आप खुद देख लो। ओवर ब्रिज शब्द है, वो पूरा ब्रिज है, उसको अपने ओवर ब्रिज कह रहे हैं, एक पॉइंट को थोड़ी ना कह रहे हैं ओवर ब्रिज। फिर तो अबव ब्रिज कह दो उसको, पॉइंट नहीं है उसके अंदर। हाँ ठीक है, पॉइंट यही है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? आप जब अबव की बात करोगे तो वो इस तरह से जाएगा, आप है ना वर्टिकली बात कर रहे हो या फिर डाटा की बात कर रहे हो। एक कई बार ऐसा भी होता है कि एक फिक्स जो लिमिट होगी उसके लिए अबव का यूज करते हैं। ओवर पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन से ज्यादा को हम ओवर पॉपुलेशन कहेंगे? क्या लिखित में कोई है इस चीज का प्रमाण कि 7 अरब 8 अरब दुनिया की पॉपुलेशन, उसके बाद हम इसको ओवर पॉपुलेशन कहेंगे? वो हो जाता है शब्द के लिमिट से कोई भी चीज जब ज्यादा हो जाए। हाँ हाँ, ये ओवर बता पाएगा इस चीज को कि जब अपने, हाँ हाँ, इसका अबव का एक फिक्स रहता है कि कुछ है ना, जैसे मैं कह दूं रिटर्न का जो डाटा है हमारे पास, कोई भी रिटर्न डाटा हो, जब उससे जब लिमिट क्रॉस करेगी तो अपने उसको अबव या बिलो कहेंगे। रिटर्न का डाटा, जैसे मान लो वो वाटर लेवल वाला मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उसमें अबव और बिलो आता है वाटर लेवल वाले में। अच्छा, एक पॉइंट वो जो APL BPL वाला था, उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स में ऐसा लिखा जाता है ना, कुछ बातें होती है कि भाई 2 लाख सालाना आय से कम होना चाहिए और कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, ऐसे करके जो पॉइंट्स बनेंगे फिर वो कहेंगे अपने उसको बिलो या अबव। रिटर्न में जो चीजें होती है, या फिर अपने कहते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, उनके लिए जो शब्द आते हैं तो वो अबव और बिलो आता है। ठीक है, हालांकि अलग अलग यूसेज हैं इनके ये वाले। आप ऐसे भी देखोगे कि इसका अभी जब एंटोनिम देखेंगे दोनों के, वो रूल हो गया असल में। जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करोगे ना, या लॉ की बात करोगे, अच्छा एक शब्द आपने सुना होगा, नो बडी इज अबव द लॉ, ये कोलोकेशन है। ओवर द लॉ तो वो बात है कि मतलब अपराध की बात हो जाती है वो, ओवर द लॉ। वैसे तो ओवर शब्द नहीं आता है लॉ के लिए ज्यादातर। आप अगर किसी रूल की बात करते हो तो अपने ऐसे बोलते हैं कि इस रूल को ओवर कर दिया, ओवर रूल। जो एक ये शब्द आपने सुना होगा, आज ही बात हुई थी कोलोकेशन की। तो कोलोकेशंस होती हैं वो, मैं आपको कुछ एक कोलोकेशंस रिटर्न में दे दूंगा कि वो चीज़ें फिक्स रहती हैं उसके अंदर कि इस शब्द के साथ में यही कोलोकेट होगा। जैसे एक एग्जांपल था ना वो
टेक अ बात होता है या हैव अ बात होता है? हैव अ बात होता है। हैव भी बताया था क्या आपने? हैव अ बात होता है, ये कोलोकेशन है। स्पोकन में यूज करते हैं अपने इसको ऐसे कि वो टेक लगा दो चाहे हैव लगा दो, नहीं हैव आएगा। टेक अ शावर होता है या हैव अ शावर होता है? वो टेक अ शावर होता है, ये कोलोकेशन है, ये फिक्स रहेगा इसमें, ठीक है। अब जैसे ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, ये वर्ड बोलते हैं ना, तो वो ओवर रूल्ड हो गया कि आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। वो जज जो है वकील साहब को, जज साहब वकील को ये बोल रहा है कि आप उस लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। अबव नहीं आएगा वहां पर। अच्छा, अपने जब ऐसे बोलते हैं नो बडी इज अबव द लॉ, नो बडी इज, हाँ ये कोलोकेशन वाली बात होगी ना। ओवर रूल का मतलब क्या हुआ कि लिमिट क्रॉस करना, ये तो उसके अंदर वो डायरेक्ट बता रहे। ये जैसे ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया ओवर रूल, के लिमिट को पार नहीं करना। और अबव द लॉ का मतलब हो गया कि थोड़ी बहुत हेर फेर भी नहीं चलेगी, कि जज साहब थोड़ी सी फांसी दे दो इसको तो क्या हो गया, तो वो अबव द लॉ नहीं रहेगा कुछ भी। जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। ऐसा एक मजाक हमारे साथ किया गया, आपने सुना होगा, कानून सबके लिए बराबर है। तो ये ओवर और अबव में सबसे पहला डिफरेंस कौन सा है? रिटर्न वाला। रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास बातें लिखी हुई हैं तो उसके लिए आप अबव वर्ड का यूज करते हो। गंगा सिंह स्टेडियम नहीं गए क्या? वो ऐसे उसमें से होके जाते हैं ना, भारत देश का सबसे घटिया अंडर ब्रिज बना हुआ है कि मान लो अगर बादल हो जाते हैं तो वहां पर पानी भर जाता है। अपने कहते हैं बारिश तो हुई नहीं कि पानी का तनी नहीं, मैंने तो भरना था। तो वो वाला जो है, क्योंकि उसमें निकासी की कोई जगह नहीं है, जब थोड़ी बारिश हो जाती है तो बड़े वाले से वो जब वो बस निकलती है तो लोग सारे सीट के ऊपर चौकड़ी मार के बैठे होते हैं, क्योंकि वो खिड़कियों तक पानी आ जाता है, उसमें देखा होगा आपने। तो वहां पर शुरू में ऐसा लिखा हुआ था कि पानी की लिमिट इतनी है, अगर इससे अबव हो तो कॉल करो इस नंबर पे। वो सबसे पहले नंबर ही मिटा था पहली बारिश में, तो वो अबव शब्द आया है वहां पर। बिलो भी ऐसा ही है, बिलो भी अपने देखेंगे क्या चीज है, वो उसका एंटोनिम है और कुछ नहीं है। ओवर समझ गए? और ये नहीं समझ आएगा बोलो, कौन सा पॉइंट समझ आ गया इसमें? एग्जाम्पल देखो फिर, थोड़ा वो तो पता लगा होगा ओवर और अबव। पहला डिफरेंस तो समझ आ गया स्पेलिंग में। देखो भाई दोनों के एग्जाम्पल देखो। जैसे ये बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है, चलो रूफ ही लिख लो आप। तो रूफ इज, अब यहाँ पर रूफ का मतलब मैं छत की बात कर रहा हूँ या फिर शेड की बात कर रहा हूँ। शेड कर दो चाहे आप इसको, 3 बार काट दिए क्या? ओवर आर हेड, हमारे सिर के ऊपर शेड है। शेड मतलब कि कवर कर रहा है ना। आप कहीं पर भी चले जाओ वो सिर के ऊपर ही रहेगा, ये नहीं है कि वहां पर सिर के नीचे हो गया वो, तो वो ओवर शब्द रहेगा वहां। और अगर यहां पर मैं अबव की बात करूं, पुट मत करो आप, फिर कहोगे ऐसे कैसे लिख दिया। एडजस्ट द लाइट्स एग्जैक्टली अबव अस, कि बिल्कुल हमारे ऊपर लाइट्स लगा दो। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मोहल्ले में जिसकी ज्यादा चलती है वो स्ट्रीट लाइट का जो वो है उसका मुंह अपने घर की तरफ करवा लेता है, तो वो मतलब उसके घर की तरफ उसके आंगने में उसकी फिर रोशनी रहती है, उनका खुद का बिल नहीं आता। फिर हम लोगों ने कोशिश की थी ऐसे, लेकिन लोगों ने विरोध किया था। फिर तब मुझे पता लगा हमारी नहीं चलती। एडजस्ट द लाइट्स एग्जैक्टली अबव अस, लाइट्स का मतलब यहाँ पर बल्ब को कह रहे हैं, ठीक है। लाइट्स का मतलब प्रकाशों को ये नहीं है, ये लाइट्स वो बल्ब्स को भी बोलते होते हैं ऐसे। तो अबव आ गया कि हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर कर दो इस लाइट को। वो पढ़ते होते हैं तो अपने करते हैं ना कि एकदम नोटबुक के अबव कर देते हैं वो उस लाइट को, चाहे बाकी कमरे में अंधेरा रहे जीवन की तरह, लेकिन उस नोटबुक पे जो है ना वो रोशनी आती रहे, ऐसा कर सकते हैं अपने उसमें। तो ये अबव और ओवर में सबसे पहला डिफरेंस हुआ। नहीं वो तो ऑन आएगा, उसके लिए पुट ऑन रखते हैं ना, वो टच में है। टच नहीं करेगी तब तो फिर कुछ मर्जी लगाओ, वो पोजीशन क्या रहेगी कि वो हैट अगर उसमें किसी ना किसी चीज के टच में होगी, वो तो फिर उसने पकड़ी हुई है। होल्ड के लिए आ जाएगा ना, ही होल्ड्स हिज हैट
चलो अम्ब्रेला कर देते हैं, अम्ब्रेला कर दूं, ये अम्ब्रेला above his head, अम्ब्रेला भाई टच में नहीं आते। अब ओवर नहीं आना चाहिए, कवर किया ना। बात तो सही है, तो अबव लगा दो, ओवर लगा दो। अब जैसे मैं अगर बात करूं, यहाँ पर मैंने प्रीपोजिशन अगर चेंज कर दूं, मैं अगर अबव लगा दूं तो मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूं कि वो अम्ब्रेला कैसे रखूं मैं, कितने सिर के ऊपर रख। अगर आप ओवर लगाए तो ये अम्ब्रेला का काम हो गया कि भाई कवर करके रखते हैं अपने को वो पूरे तरीके से। तो वैसे अबव मुझे ज़्यादा सही लगता है कि भाई सिर के जस्ट ऊपर रहते हैं, अपने ऐसे करके नहीं जाते कि बारिश सामने से हो रही है, क्योंकि वो कई बार हम डायरेक्शंस को भी तो चेंज कर देते हैं ना कि ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है। एक बार मैंने पूछा भी था आप लोगों से, याद है ये आपको? उत्तर बताई थी, और नीचे की तरफ कौन सी दिशा है? दक्षिण है। जबकि दिशाएं जो होती है वो वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल होती है। कभी सुना है बारिश हो रही है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो वो ऊपर से नीचे होती है। तो है नहीं, तो उसके लिए अम्ब्रेला लेके जाते हैं फिर फांफड़ दो आगे। तो खैर ये समझ आया क्या? इतना पहला यूज समझ आया है इसका क्या? दूसरा यूज देखो आप इसका, दूसरा और सिंपल है। जब अपने बात करते हैं लिमिट्स की, तो लिमिट्स में जो रिटर्न में होंगी ना, अबव आएगा भाई। रिटर्न लिमिट्स के लिए, या आप कह दो कि कोई ऑफिशियल लिमिट बनी हुई है, कोई ऑफिशियली जो लिमिट्स लिखी जाती है, लिखित रूप में जो आपको मिलती है कि इतने से अबव अगर मार्क्स आए तो आप पास हो। जैसे 40% से अबव लेने मार्क्स जरूरी थे कई एग्जाम के लिए। अभी वो बिहार में अभी एग्जाम हुआ है 1 और 2 तारीख को एग्रीकल्चर ऑफिसर का, तो उसके लिए एक उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ था कि 40 मार्क्स से तो ऊपर जिसके आएंगे तो वो पास में गिना जाएगा, इससे कम जिसके आएंगे तो वो तो फेल ही है। फिर कट ऑफ निकलेगी वो अलग है। कट ऑफ में भी ऐसा माना जाता है कि कट ऑफ से अबव मार्क्स होने चाहिए, तो ओवर तो नहीं कहा उसमें क्योंकि वो लिखित में है ना, तो अबव आएगा वहां पर। रिटर्न या फिर कह दो आप ऑफिशियल कोई डाटा है, उसके लिए आप अबव और बिलो का यूज करें। अभी तो बिलो भी देख लेंगे अपने, इसी का एंटोनिम है और कुछ नहीं है वो। जैसे अपने कह दें वाटर इज अबव सेफ लेवल, कि वाटर जो है वो सेफ लेवल से ऊपर आ गया, ओवर नहीं आएगा, यहाँ अबव आएगा। ठीक है। आज वैसे भीड़ कम, मतलब स्टूडेंट्स कम क्यों है? कोई एग्जाम इसलिए है या वास्तव में साइंस की बात, क्लास के बाद सारे चले जाते हैं, मतलब काफी। इतने गंदे लगते हैं इंग्लिश और इंग्लिश वाले दोनों? सर वो उससे पहले एक होगी क्लास, अरे रिकॉर्ड हो रही है क्लास? सर एक होगी क्लास में छोड़ जाते हैं। अच्छा चलो फिर, उनकी इंग्लिश आती नहीं है फिर, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हम लोगों का तो ये मानना है कि सब्जेक्ट आप एग्ज़ाम के हिसाब से मत पढ़ो तो ज़्यादा सही है। टारगेट थोड़ा बड़ा रखोगे तो एटलीस्ट वो तो मिलेगा ही कि जो उससे एक कदम नीचे है, ऐसा माना जाता है। ये आप किसी भी व्यक्ति से पूछोगे ना जो या तो पढ़ा रहा है या पढ़ चुका है या इस लाइन से रिलेटेड है, आप चाहे IAS RAS बनो या ना बनो, लेकिन ज़िंदगी में एक बार इसकी तैयारी ज़रूर करो। आपका है ना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है दुनिया को देखने का। अभी जैसे 5, 6, 7, 8 साल पहले तक की अगर मैं बात करूं, जब तक मैं SSC का कैंडिडेट हुआ करता था, वैसे तो तब तो CDS का था मैं, लेकिन उस टाइम में ना जब मैं, जैसे मेरी दीदी और घर जाता था तो जी और सब गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे हैं अभी, तो उस टाइम में वो RAS की तैयारी कर रहे थे। तो मुझे अब पता लगता है कि मेरी ज़्यादातर बातों का वो जवाब क्यों नहीं देते थे, क्योंकि इतने बकवास और वाहियात क्वेश्चंस और ऐसी बातें कर रहा होता था मैं, तो मेरे को अब लगता है अरे यार काश उस दिन मैं चुप हो जाता। ये फर्क पड़ता है कि अब जैसे मैंने पिछले साल मतलब बड़े लेवल पे तैयारी शुरू की फिर पटवारी की, तो मेरे को है ना तब पता लगा कि वास्तव में कि आपके जीके जो है ना आपको कितना अलग लेवल पे ले जाती है। मतलब आप किस लेवल पे सोचते हो, क्या आपका ग्रुप कैसा है। सबसे पहले तो अपना ग्रुप खत्म होता है, आप अकेले रह जाते हो, और जब अकेले रहते हो तो आपको चिंतन का समय मिलता है कि भाई मैंने क्या क्या बकवासें की हुई है, क्या क्या गड़बड़े की हुई है, उसका एक समय मिल जाता है उस पर अफसोस करने का।
फिर एक दिन ऐसा आता है कि अफसोस इतनी बार होता है कि फिर उस बात पे अफसोस होता है कि इसमें इतना मैंने टाइम निकाल दिया। तो मतलब ये जो तैयारी है ना, ये आपको बहुत अच्छी जगह पे लेके जाएगी। असल में आपको है ना समाज में अलग स्टैंड करेगी। और आपको वो जो एक मन होता है कि मैं इस व्यक्ति को बहस करके अभी चुप करा दूं। मान लो 2 दोस्त होते हैं, जैसे मैं और मेरा एक दोस्त है, तो हम लोग कई बार पहले बहस करते थे आपस में बीजेपी और कांग्रेस को लेकर। आजकल दोनों मिलते हैं, चुप रहते हैं, कोई काम की बात भी नहीं करते अब तो कुछ खास, कि यार ये प्रिंट निकालना, वो निकाल देता है कि और कैसा है, बढ़िया, घर पे सब कैसे है, बढ़िया, तेरे से तो ठीक है, ऐसे करके मैं निकल लेता हूँ, इतने में बात खत्म। तो ये तैयारी आपको कोई अच्छी जगह पे लेके जाएगी। तो बस इसको दिल से करो, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ो, सारे सब्जेक्ट जितने आपके सिलेबस में है, जितना कुछ है सब पढ़ दो आप, तभी आप कुछ ना कुछ अच्छी जगह जाओगे। ऐसे नहीं है कि मेरे सिलेबस में इंग्लिश नहीं है मैं नहीं पढ़ता, मेरे सिलेबस में हिंदी नहीं है मैं नहीं पढ़ता, जियोग्राफी मेरे को बोरिंग लगती है मैं नहीं पढ़ता। अरे भाई ससुराल जा रहे हैं क्या आपने, कि मेरे को भैं की सब्जी अच्छी नहीं लगती मैं नहीं खाता। भैं खाई है क्या आपने? अरे कमल ककड़ी, कमल ककड़ी बोलते हैं जिसको, लोटस, लोटस ककड़ी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वो खीरा होता है। मैंने ये पहली बार देखी, ये बहन नहीं देखी। अब अभी गर्मियों में हर तीसरे दिन सब्जी बनेगी वो वाली आलू के साथ में, उसमें वो छेद भी होते हैं, हम लोग बचपन में ऐसे देखते थे उससे, वो वाली। तो खैर इसी बात पे मेरे को एक चीज याद आई, आगे देखते हैं। ओवर, ओवर का यूज, अरे बहन को छोड़ो, ये देखो ओवर जो वर्ड है, ओवर, इसका एक और यूज होता है जब लिमिट क्रॉस हो जाए किसी चीज की। जैसे अपने बोलते हैं ना कि ओवर रूल्ड, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, कि वो रूल से बाहर ऑब्जेक्शन कर रहा है कि जज साहब ये ऐसे नहीं बोल सकता। वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, मिथुन की फिल्मों में दहेज का केस चल रहा होता है हाई कोर्ट के अंदर, ये फिल्मों में ही होता है, सब कटघरे में बुलाता है। ये दीवानी मामले होते हैं, वो नहीं चलते ऐसे हाई कोर्ट में और कटघरे में नहीं चलते, वो बकवास दिखाई है उसमें। तो वो ओवर रूल्ड जो है वो लिमिट क्रॉस कर रहा है वहां पर, इसलिए ओवर शब्द आ जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को ओवर और अबव में? कोई भी ऐसा पॉइंट जो समझ आ गया हो? हाँ, लेकिन बात वहां पर लॉ की आ जाती है। अरे ये डेटा है, संख्या, जैसे वो नहीं होता कि वो 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर वो वाली लिमिट वो क्रॉस करना, वो डाटा है। देखो मैंने डाटा लिखा है यहाँ पर, इधर ये रूल है, लॉ है, इसमें बातें लिखी हुई है। जैसे वो ओवर कई बार नहीं होता क्या, आपने ऐसे देखा होगा जब 2 सिबलिंग्स होते हैं या मान लो कजन आए हुए हैं और 3-4 लोग मिलकर एक के पीछे पड़ जाते हैं, उसको रोस्ट कर रहे होते हैं, तो वो उसको फिर जो मान लो वो विशालकाय प्राणी है, अकेला तो है लेकिन उसको गुस्सा आ जाता है एंड में, फिर वो सारे इधर उधर भागते हैं क्योंकि वो जो है उसकी जो लिमिट के ओवर हो गई चीजें, अब लिमिट क्रॉस करके वो ओवर हो गया। तो उस व्यवहार के लिए भी तो ओवर शब्द आता है ना, क्योंकि डाटा जब होगा तो वहां पर आपको अबव लगाना है। और जब ऐसे जो चीजें होती है ना जो व्यवहार से या फिर कानून से रिलेटेड रहती है, तो वहां पर आपको ओवर शब्द का यूज करना है। ठीक है, ये आया समझ में क्या? अरे इधर देख लो, ये आप गर्मी में रोज देखोगे, हर दूसरे दिन। आप पीजी में रहते हो क्या? आपके दूसरे दिन बनेगी, देखना, हर दूसरे दिन। फिर आप मतलब बढ़िया पीजी में रह रहे हो। नॉर्मल पीजी होते हैं ना, जैसे जहाँ पर हमारे जैसे गरीब लोग रहते हैं, तो उधर हर दूसरे दिन बेंगी सब्जी बना देते हैं कि ले खा ले, ना भावे तो सुखा गई ना फेंक हमारी। तो और देखते हैं इसके अंदर अपने, एक शब्द है ये अंडर और एक है बिलो। आप एक चीज देखो, ओवर का एंटोनिम क्या होगा? अंडर, और अबव का एंटोनिम बिलो। सेम वही डिफरेंस है दोनों में। वही रिटर्न में जब बात आएगी तो उसके लिए बिलो आता है, रिटर्न डाटा के लिए, रिटर्न डाटा के लिए आ जाएगा बिलो। ठीक है, और ये जो अंडर है ना, इसके 2-3 यूज और है। अच्छा, ओवर का एक यूज मैं आपको बताना भूल गया। एक है ना, अगर ऐसे लिखा जाए, पुट द ब्लैंकेट ओवर द किड। अब ये उड़ाना है कि जब कवर किया जाता है ना, तो उसके लिए ओवर का यूज करते हैं।
कि जब कंबल को उड़ा रहे हैं छोटे बच्चे को तो पुट ओवर होगा वो। ऑन टू शब्द अलग हो जाएगा। पुट ऑन टू का मतलब ऐसे रख दिया बच्चे पे कंबल, कंबल रख दिया समेट के, मान लो बच्चे पे रख दिया, मान लो 2 महीने का बच्चा है उस पे कंबल रख दिया, फिर किसी ने देखा कि अच्छा सारे कंबल यहीं पड़े हैं बाकी भी यहीं रख दो, है ना, तो कितनी भयानक बात होगी प्रीपोजिशन चेंज होते ही। तो ओवर आएगा, उस बच्चे को कंबल उड़ाना है, ठीक है, ऐसे रखना नहीं है। फिर बाद में ढूंढो टापर कटेगी, यहीं तो था, अभी यहीं था, ऐसे कर रहे होंगे फिर सभी। तो पुट ऑन टू का मतलब नीचे से उठा के ऊपर रखना। पुट ऑन तो होता है कि वो पहनने को बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन, कि पुट द ब्लैंकेट ऑन द किड, ये तो हो गया कि बच्चे को कंबल पहना दो। तो ये कंबल बड़ा जच रहा है तेरे कि हाँ आज ही पापा ने दिलाया है, तो वो पुट ऑन वो वहां पर ऐसे गलत हो जाएगा, फ्रेजल वर्ब बन जाती है भाई। ये पुट ओवर का मतलब उड़ाना, कवर करना। अच्छा, अंडर जो है ना, ये सारे तो यूसेज है ही उसके। एक और अच्छा यूज है अंडर का, एक यूज होता है शरण। शरण में जैसे अपने ऐसे कहें, दलाई लामा इज अंडर आर प्रोटेक्शन। भारत देश की प्रोटेक्शन में है ना। चीन से युद्ध का एक कारण ये भी था कि दलाई लामा भारत में आया था, और भारत की ये हमेशा से ही नीति रही है कि जो शरण में आता है उसकी तो रक्षा करते ही हैं। तो तब से लेके आज तक तिब्बतियों की रक्षा भारत देश कर रहा है, पारसियों की भी रक्षा भारत देश ने की थी एक समय में। रोहिंग्या तो जबरदस्ती घुस रहे हैं, ये तो वास्तविकता है, और उन्होंने गंद मचा रखा है, बांग्लादेश बना दिया उसको, पश्चिम बंगाल को फिर से। और पता नहीं लोग उसकी पक्ष में भी आ रहे हैं रोहिंग्याओं के, पता नहीं कैसे लोग हैं। खैर, ये बेचारे तिब्बतियों को देखो, अगर शरणार्थियों से कुछ सीखना हो तो इनसे सीख सकते हैं लोग, कि इन्होंने देश की जीडीपी में मदद की है। असल में जो बिजनेस कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, ये लोग कितनी शांति से काम करते हैं अपने यहाँ पर जब भी आते हैं। हालांकि इनका विरोध भी हुआ है, फिर भी इन्होंने अपनी तरफ से कोई विरोध नहीं किया, ना रेट कम किए, लेकिन वो अलग बात है। खैर एक, लेकिन इनका है वो एक शरणार्थियों से क्या सीखना चाहिए वो इन्होंने अच्छे से बताया तिब्बतियों ने। पारसियों का तो और बढ़िया है, पारसियों ने तो अभी जैसे रतन टाटा और ये सब, इन्होंने तो नौकरियां दी है। हालांकि वो तो बिजनेस दूसरों का खाया है इन्होंने, कपड़े वालों का, बेचारों का, लेकिन उन्होंने तो और नौकरियां दी है पारसियों ने। और ऐसी कम्युनिटी है पारसी कम्युनिटी जो मतलब जिन्होंने आज तक देश में कोई शिकायत नहीं की है कि माइनॉरिटी के नाम पे इन्होंने कुछ ऐसे दंगे कर दिए हो या कुछ फालतू की बात कर दी हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये कितनी जबरदस्त चीज है कि ये वास्तव में, जैसे जैन कम्युनिटी है, ये भी माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन देश की जीडीपी में कितना सहयोग रहता है इनका। ये बात आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तो इकोनॉमिक्स वाले बताएंगे। तो दलाई लामा इज अंडर आर प्रोटेक्शन, ये शरण को बोलते हैं, ठीक है, शरणागत की रक्षा करना भारत का वो रहा है ना। अब बिल्कुल आएगा वो। अब जैसे मान लो मैं टेबल की बात करूं कि इस टेबल में ऐसे कोई नीचे आके कोई सांप आ जाए मान लो, तो अपने ये कहेंगे कि वहां पर वो बिलो वर्ड आएगा या अंडर वर्ड आएगा वहां पर, बिलो या अंडर दोनों आ सकते हैं। अगर बड़ी चीज है मान लो थोड़ी सी, और वो जो उसके नीचे जो भी आया है वो उसका आकार अगर छोटा है, तो आप अंडर कह सकते हो कि वो पूरे का पूरा उसके नीचे ही है, ठीक है। जैसे मान लो टेबल हो जाए बहुत बड़ी और सांप थोड़ा छोटा हो जाए, तो अपने कह देंगे कि अंडर द टेबल आ जाएगा। ऐसे बोलते ना, अंडर द बेड देयर इज अ स्नेक, बेड के नीचे कोई सांप आ गया, वो पूरा अंदर आ रखा है ना, कवर हो रखा है। कैसे नहीं है कि सांप की पूंछ दिख रही है कि अरे ये तो बिलो वाला है, तो वो बिलो और अंडर में ये फर्क है कि वो पूरा ऐसे कवर कर रहा है ना, तो आपको अंडर या फिर ओवर का यूज करना है, ठीक है। अगर डाटा की बात आती है, एग्जैक्ट पॉइंट की बात आती है, मैं ये कह दूं फैन है या लाइट है, मैं उसके फैन के जस्ट नीचे खड़ा हूं, तो आई एम बिलो अ फैन या बिलो द फैन हो जाएगा वो। और अगर मैं अब रूफ की बात करूं या सीलिंग की बात करूं तो अंडर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, वो उसमें शरण में चला गया अरेस्ट के। अरे वो शरण ही होती है, अरेस्ट करते हैं जब, कि लोगों से तो पुलिस ने बचाया ना। अब मान लो ऐसे अपराधी होते हैं कि कोई मान लो बड़ा अपराध है, जैसे पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल से तेल निकाल लेना, तो उसको आगे पुलिस वाले बचा। अंडर अरेस्ट का मतलब यही हुआ कि अब तुम हमारे उसमें प्रोटेक्शन में हो, उनके वो हवाले में या प्रोटेक्शन में आ गए ना उनके। फिर वो जज साहब के सामने, वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे 24 घंटे के अंदर। फिर उसके बाद वो जज साहब है या मजिस्ट्रेट है, वो बताएगा आपको उनको कि भाई कितनी सजा मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए,
वो है कि वो जब मानता नहीं है तो फिर उसके बाद वो थर्ड डिग्री वगैरह देनी पड़ती है थोड़ी बहुत, ये अलग चीज है। खैर वो ये आपको कानून वाले सर बताएंगे, अपने ये पढ़ रहे थे। तो अंडर का मतलब क्या हुआ, शरण में आना, एक मीनिंग इसका ये भी है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आपको समझ आ गया तो एक बात और पूछ सकता हूं फिर तो मैं आपसे। एक होता है अंडर एज, है ना, एक होता है वो अंडर 18 या फिर बिलो 18। ये वर्ल्ड कप होता है ना एक, 18 से नीचे वाले जो अपने प्लेयर है, उन कौन सा वर्ल्ड कप बोलते हैं उनको, अंडर 18 या बिलो 18? बिलो 18 क्यों नहीं बोला गया उनको? क्योंकि क्योंकि वो फिक्स डाटा है ना, वो फिक्स डाटा के लिए तो बिलो आता है। अब वो आता है, वो लिमिट है ना, वो लिमिट है। हाँ, फिक्स डाटा तो हो गया, लेकिन या फिर अंडर एज वर्ड आता है एक। ये असल में क्या है कि ये शब्द बन गया अब, ये है ना, बिलो 18 नहीं बोला जाता, एक कोलोकेशन बन चुकी है, कोलोकेशन बन चुकी है ये, अब ऐसा हो गया है, अब ऐसे ही यूज होता है। ठीक है, एज के लिए अब अंडर इस शब्द का यूज करने लगे हैं, पहले तो सिर्फ इतना था कि अंडर एज है। अंडर एज का मतलब हम समझ जाते हैं वैसे तो कि वो 18 से कम किया, 21 से, मान लो कोई 20 साल का लड़का है, उसकी शादी होगी तो वो अंडर एज है वो। ठीक है, अब उसके माँ बाप पे केस हो सकता है तो वो अंडर एज है इसलिए। ठीक है, तो अब है ना, ये कोलोकेशन की वजह से अंडर 18 या अंडर 20 ये शब्द यूज होने लगे हैं। होना तो डाटा के हिसाब से या लॉ के हिसाब से यही बनना चाहिए था, बिलो आना चाहिए था। हाँ, वो वाली बात भी आप समझ, इसमें मान के कर सकते हो अगर आप इसको याद रखना चाहते हो कि 1 से 18 को कवर कर लिया इसने। लेकिन कोई ऐसे पर्टिकुलरली सरफेस थोड़ी है वो, या कुछ कवरिंग के लिए। लेकिन अब यूज हो रहा है, इसको चेंज नहीं कर सकते कि जैसा चल रहा है वैसे अब चलने दो इसको। इसमें ये भी नहीं कह सकते कि स्पोकन ने खराब किया, ये ऐसे ही है अब शुरू से। अंडर एज से आपको याद रखना है कि एज में आप ये शब्द हटा के कोई भी एज लिख सकते हो। कि जैसे मान लो अपने बात करें कि कोई ऐसा एग्ज़ाम आए कि अंडर 37 वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। मान लो ऐसा ही में इस बार ऐसे करते हो कि जिसकी हिंदी ठीक ठाक है पहले एक टेस्ट दे के दिखाओ, फिर अंडर 37 वाले भी प्री दे सकते हैं, मेंस दे सकते हैं। फिजिकल तो निकाल ही देंगे वो बाहर हम लोगों को, लेकिन एक बार तो प्री तो दे दें, तो अंडर 37 आएगा वहाँ पर, बिलो नहीं आएगा। ठीक है, ऑफिशियल डाटा भी बन गया ये वाला, और फिर भी इसके साथ में ये वर्ड यूज हो रहा है, तो इसको मैंने आपको इसीलिए अलग से बताया, इसे याद रखना। यहाँ पर बिलो मत लगा देना, ये अंडर ही रहेगा। ठीक है, और देखते हैं। एक होता है बिटवीन, एक होता है अमंग, एक होता है अमंगस्ट, एक होता है एमिड। ये क्या होता है भाई? और दो से ज्यादा के लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं है। देखो बिटवीन तो बेचारा बोला सही है, इसके बारे में तो हम सबको पता है कि जब दो की बात हो रही है तो सबका मतलब एक ही है, के बीच में। ठीक है, के बीच में। आपको एक चीज बताता हूं मैं, एक बार शायद पहले भी हमारी ये डिस्कशन हुई थी कि हिंदी की तरह इंग्लिश के अंदर भी द्विवचन होता है। याद है आप लोगों को एक बार जब, या उनमें से एक भी नहीं आया जब शुरू में ये बात हुई थी? द्विवचन दो के लिए, जैसे संस्कृत या हिंदी ग्रामर पढ़ी है आपने, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के, एक तो सिंगुलर, इंग्लिश में क्या सिंगुलर और प्लूरल होता है। हालांकि अंग्रेज ये बात मानते नहीं है कि द्विवचन इंग्लिश में भी है, और पता नहीं क्यों नहीं मानते। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो सिर्फ दो के लिए यूज होगा, जैसे बिटवीन। ठीक है, और कौन सा है, ईच अदर, ये दो के लिए यूज होता है, याद है ना। आइदर, नाइदर, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए, कंपैरेटिव डिग्री, ये दो के लिए, और बोथ। ठीक है, और भी कई सारे वर्ड्स हैं जो आगे अपने जब पढ़ेंगे धीरे धीरे आते रहेंगे वो सब।
इन सब का यूज, ये भी उसी में कैटेगरी में ही है। ये प्रीपोजिशन दो के लिए, ये प्रोनाउन दो के लिए, आइदर नाइदर दो के लिए, ये एडवर्ब भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है, कंजंक्शन भी होते हैं। बोथ दो के लिए, कंपैरेटिव डिग्री दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव डिग्री होती है, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर होता है, और आइदर नाइदर की जगह फिर आप वन का और नन का यूज करते हो दो से ज्यादा के लिए। तीन के लिए भी इधर और ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा। ऐसा मैंने पढ़े हैं इधर और वो स्लैंग्स होती हैं वो, जब दो ही ऑप्शन होते हैं ना अपने पास, तब आइदर और नाइदर और इनका यूज करते हैं। जब दो से ज्यादा की बात आती है तो फिर आप ऐसे वन का यूज कर सकते हो वहां पर, नाइदर की जगह पर आप नन यूज कर सकते हो उधर, बोथ की जगह पे ऑल यूज करते हैं दो से ज्यादा की जब बात हो रही होती है। कंपैरेटिव की जगह सुपरलेटिव का यूज करते हैं अपने, ईच अदर की जगह पे वन अनदर का यूज करते हैं। इवन अकेला अदर भी है ना तो वो दो को ही बताएगा, द अदर जो है, जैसे द अदर, ये आपको बताया था ना, द अदर दूसरे के लिए। जैसे मान लो फिक्स है कि दो कोई लोग हैं, एक की बात की और दूसरे को फिर अपने द अदर कहेंगे, तो द्विवचन इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। तो ये जो बिटवीन है ना, ये द्विवचन वाला ही है। अमंग जो होता है वो दो से ज्यादा के लिए आता है। देखो कैसे, देयर इज नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन, अच्छा प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, हिम एंड मी, ये दो लोग हैं तो यहां पर बिटवीन आ गया। आप अगर ऐसे लिखना चाहते हो, अस लिखना है ना आपने, तो फिर ये ऐसे आएगा, बिटवीन अस लिख दो, चाहे फिर अंडरस्टूड होगा कि दो लोग हैं। अगर दो से ज्यादा तो आपको ऐसे लिखना होगा, देयर इज नो कन्फ्लिक्ट अमंगस्ट अस। वॉवल साउंड से पहले अमंगस्ट का यूज किया जाता है। अमंग और अमंगस्ट में कोई फर्क नहीं है, वॉवल साउंड से पहले अमंगस्ट आता है और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अमंग आ जाएगा। अगर आपने वहां पर देम लिखा होता ना तो वो अमंग आता, लेकिन आपने वोवल साउंड का यूज किया, अस है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, अमंगस्ट आ जाएगा। कोई फर्क नहीं है, यूज में कोई फर्क नहीं है, बस कौन सी स्ट्रक्चर से पहले आ रहा है वो आपको देखना है। एमिड जो होता है ना वो आता है भाव के लिए, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के लिए आता है। मीनिंग सबका यही है। मान लो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, नो वन फेल्ट सेफ amid that critical situation। ये एमिड का मतलब भी के बीच में ही है, लेकिन वो जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो किस तरह का नाउन बन रहा है वहां पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वहां पर आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते ही होगे, लेके जाते हो, पढ़ते भी तो होगे, तो उस न्यूज़पेपर में जब आप कभी सिचुएशंस पढ़ोगे ना, एमिड वर्ब का इस प्रीपोजिशन का यूज बहुत करता है। द हिंदू तो पता नहीं, लेकिन ट्रिब्यून है ना, जो ट्रिब्यून में एमिड का बहुत यूज करता है वो। एडिटोरियल देखना आप कभी, और हो सकता है कि अब आपकी नजरों में भी आएगी। एमिड एक सिचुएशन जो होती है ना, जैसे मैं कह दूं कि एमिड हिज एंगर वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग, तो उसके उस एंगर की वजह से, उस एंगर के बीच में हमने सब कुछ खो दिया, तो वो एमिड किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को बताएगा। हालांकि आपको एक शब्द और मिल जाता है कई बार, प्रोनाउंसिएट देख लेना आप क्या करोगे इसको, ये वही वोवल साउंड वाला ही है कि अगर वोवल साउंड आएगी तो फिर एमिड की जगह पे आपको ये एमिडस्ट लिखना होगा, ठीक है। आर ऑनेस्टी अगर मैं लिखता हूं तो एमिडस्ट हो जाएगा, ये वोवल साउंड है ना, आर ऑनेस्टी, ए की आवाज आ रही है। तो कोई यूसेज में फर्क नहीं है इन पांचों में ही, बस मीनिंग में फर्क नहीं है, यूसेज में फर्क है। अमंग समझ गए आप, अमंग अमंगस्ट के जैसा ही है, वो वोवल साउंड से पहले आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आ जाएगा, लेकिन दोनों दो से ज्यादा के लिए यूज होगा। एमिड कब यूज होगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के लिए, मतलब कोई सिचुएशन के लिए, किसी के भाव के लिए। इन से ज्यादा अच्छा वर्ड वो रहता है, इन से, इन की जगह एमिड क्यों आता है, क्योंकि वो कह रहा है कि हम इसके बीच में फंसे हुए थे।
मतलब कि हर तरफ वही चीज थी और हम बीच में थे। वो है ना, एक दिलेमा की स्थिति बता रहा है वो। दिलेमा तो समझते हो, असमंजस की स्थिति होती है ना, कि पटवारी दूं ग्राम सेवक दूं, पटवारी दूं ग्राम सेवक दूं, दोनों ही नहीं देता मैं, तो वो दिलेमा की स्थिति हो जाती है, असमंजस। ये भी एक मूवी आई थी, चैनिंग टैटम हीरो था उसमें। अब आप कहोगे वो कौन है? फॉक्स कैचर्स आई थी एक मूवी, उसमें मार्क रुफेलो भी था। कर्ट एंगल पे बनी है वो मूवी। कर्ट एंगल नहीं पता? कर्ट एंगल रेसलर है, बहुत जबरदस्त, बचपन में मेरा फेवरेट हुआ करता था। खैर, बढ़ने दो उनको। ये समझ आया कि नहीं आया? खैर, और देखते हैं, 2-3 छुटपुट रह गए वैसे तो। अच्छा, इनमें क्या फर्क है? टू और टूवर्ड्स, यही है। इसमें अगर मैं कह दूं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मतलब स्कूल ही जा रहा हूं। गोइंग टूवर्ड स्कूल, स्कूल की तरफ जा रहा हूं। दो चार है ना क्वेश्चन थे आज, मैंने ना नकल मारी थी कहीं से, मैं भूल गया। वैसे तो मैंने फोटो रखी हुई है उनकी, देखता हूँ याद आ गई तो, याद के आगे दिख गए तो। वो एक टूवर्ड्स पे था, अच्छा क्वेश्चन था वो। हाँ, ये याद आ गया। टू बिहेव विद, टू बिहेव विद का मतलब क्या रहेगा? जैसे मैं कह दूं कि ऐसे नहीं होता है, ही हैज बिहेव्ड विद अस वेरी बैडली। इसकी हिंदी क्या रहेगी बिहेव विद की? और भी थे दो चार। बिहेव विद, जैसे मान लो और लिख दें अपने, दे विल टीच यू हाउ टू बिहेव विद द किड्स। टूवर्ड्स आएगा, क्यों आएगा टूवर्ड्स? ये एक स्लैंग होती है, बिहेव विद बोलना, बिहेव विद होता ही नहीं है कुछ असल में। हालांकि जचता यही है हमें कि बिहेव विद लगा दें, बिहेव विद नहीं होता, बिहेव टूवर्ड्स होता है। टूवर्ड्स का एक ये सबसे बढ़िया यूज मेरे को है ना, आज तक जिंदगी में यही लगा है कि बिहेव के साथ में आपको लगाना ही टूवर्ड्स है, बिहेव विद होता ही नहीं है। जब किसी व्यक्ति से व्यवहार की जब बात होती है तो वहां पर बिहेव विद आता है, बिहेव टूवर्ड्स आता है। सर ये आपने एमिड बताया है अभी, हाँ एमिड और एमिडिस हाँ, वो दोनों किसके लिए होते, दो के लिए या ज्यादा? एमिड जो है ना, दोनों दो से ज्यादा के लिए ही है। या फिर आप ऐसे मान लो कि वो परिस्थिति जो होती है या जो सिचुएशन होती है, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए यूज करते हैं। कि जैसे मान लो किसी का व्यवहार है, कोई अपने उस एक एंगर में फंसा हुआ है, इस तरह की जब बात आती है ना, कोई सिचुएशन में फंसा हुआ है, कोई दिलेमा में फंसा हुआ है,
तब एमिड या एमिडस्ट जो वर्ड है उसका यूज करेंगे। लेकिन फर्क क्या है उनके बाद आने वाले कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड का? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले एमिड आएगा और वोवल साउंड से पहले वो दूसरे वाला आएगा, ठीक है। तो और ये जो है ना बिहेव जो है, इसके साथ हमेशा आपको टू वर्ड्स यूज करना है, विद यूज नहीं करना, ठीक है जी। अच्छा एक और था, मैंने अभी नकल मारी तो मुझे याद आ गया। देहरादून की यही स्पेलिंग है, DOON आएगा। दोनों में से कौन सा सही है? मैं तब तक और नकल मार लेता हूँ, आप बताना। इन वाला है टू वाला? टू वाला अगर बाय चांस ऐसा हो कि दोनों ही सही है तो इसका मतलब मीनिंग में फर्क आएगा। तो भाई दोनों ही सही है। बीन टू जो होता है ना, बीन टू का मतलब क्या रहेगा? विजिटेड, कि भाई एक बार मैं जाके आ चुका हूं। बीन इन का मतलब होता है कि रहा हूं, लिव्ड आएगा वहां पर। जैसे अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना, अब देखना दोनों सेंटेंसेस यहां तो सही है। अगर मैं ये लिख दूं, अरे यार केंचुआ सा पहले आ गया, आई हैव बीन टू देहरादून फॉर 5 years। अब नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है। कौन सा आंसर होगा? अच्छा ऊपर वाला गलत नहीं है, ये वाला गलत है और ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि बीन इन का मतलब होता है रहना, ठीक है, रहने को बोलते हैं अपने लिव्ड। ये लिव्ड की सेंस देगा आपको। बीन इन जो होता है वो लिव्ड की सेंस देगा, और वो कह रहा है 5 साल तक मैं वहां पर रहा हूं। रहने के लिए तो 5 साल आएगा। अब वो कहते कि आई हैव बीन टू देहरादून फॉर 5 years, 5 साल तक वो देहरादून जाता रहा, पहुंचा ही नहीं अभी तक। ऐसे पैदल निकला है या दूसरी डायरेक्शन में निकल गया वो कहीं। आई हैव बीन टू देहरादून फॉर 5 years, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा अगर आगे ये सब लिखा हुआ मिला तो, ठीक है। ये यूसेज है प्रीपोजिशन के, और सबसे ज्यादा मजेदार चीज यही होती है प्रीपोजिशन की। आप अगर ये सीख लेते हो कि इन का मतलब में होता है, ऑन का मतलब पर होता है, ये तो पता है अपने को। अब मैं कह दूं विद का मतलब क्या होता है, मैं कह दूं द्वारा, ये भी होता है। खैर वो यूसेज में फर्क पड़ता है उसके। जैसे आप देखो एक और एग्जांपल है इसी का ही, he opened the door with force, और by a weapon। दोनों में से कौन सा सही है? he opened the door with force या by a weapon? दोनों ही सही है। फर्क क्या हुआ दोनों में? ऊपर फोर्स के साथ और नीचे में वेपन के द्वारा। देखो आपने अगर कारक पढ़े हैं तो उसके अंदर एक शब्द आता है से या द्वारा, होता है ना एक, से या द्वारा, ठीक है। तो ये से या द्वारा जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि विद का मतलब हमेशा द्वारा या फिर वो साथ वो ही रहेगा। ये आपको मैनर बताता है, कोई भी चीज को यूज करने का जो मैनर होता है वो बताएगा आपको ये। अब होता क्या है इसके अंदर, अगर आपने बाय का यूज किया कभी भी तो बाय के साथ में डिटर्मिनर का यूज नहीं होता। बाय वेपन करो या फिर वेपन कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? काउंटेबल है। तो ये फिर इसकी डिमांड करेगा ही, है ना। तो आप इसको हटाओ और फिर यहां पर लिख दो विद, ठीक है।
और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप इसके साथ चाहे विद लगाओ चाहे आप यहाँ पर बाय लगाओ, इसके साथ में कोई ए या एन या द नहीं आता, ठीक है। नहीं, विद अ वेपन, हाँ विद अ वेपन करना पड़ेगा इसको अपने को ना, विद अ वेपन, विद अ वेपन, या फिर लिखो आप इसको बाय फोर्स। विद फोर्स भी लिख सकते हो लेकिन बाय फोर्स ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ये दोनों ही जो है ना ये मीडियम के लिए यूज किए जाते हैं कि माध्यम या फिर मैनर क्या रहा कोई भी काम करने का। जैसे मैं कह दूं कि ना कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि यूज में ये फर्क रहता है कि अगर आप विद का यूज कर रहे हो और कोई चीज जो है वो काउंटेबल नाउन है तो बीच में एक आर्टिकल या डिटर्मिनर लगाना है। जैसे मैं ये लिखता हूं, ही ऑलवेज गेट्स गुड मार्क्स बाय चीटिंग। अब भाई आप लोग गवाह हो इस बात के, मैंने इस बार ही लिखा है, शी नहीं लिखा, ठीक है। नहीं तो मेरे ऊपर ये ब्लेम लगते हैं कि मैं वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का काम क्लास में मैंने शुरू कर रखा है कि नेगेटिव सेंटेंस में शी लिखता हूँ, बढ़िया सेंटेंस लिखना है तो ही लिख देता हूँ। ये देख लो भाई, मैं ये भी बोलता हूँ ही या शी जो भी आप लिख रहे हो, इसकी भी रिकॉर्डिंग होगी शायद, पता नहीं ऐसे इल्जाम क्यों लगते रहते हैं। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये ऑलवेज गेट्स गुड मार्क्स बाय चीटिंग है। अब चीटिंग क्या है, मैनर है उसका, भाई तरीका है, अनकाउंटेबल हो गया और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जैसा काम कर रहा है ना, तो वहां पर बाय आ गया। और बाय को ही प्रेफर करना आप, यूजुअली बाय लगा देते क्योंकि बीच में कोई वो नहीं आता ना, इसमें क्या बोलते हैं कोई डिटर्मिनर नहीं लगाना होता। हाँ नहीं नहीं, वो तो बेचारा अनकाउंटेबल है फोर्स, उसके साथ तो ए कैसे आ जाएगा, विद फोर्स या बाय फोर्स आएगा कि भाई वो हमेशा दरवाजे को तोड़ता था, ठीक है, फिर वो नाटक ही बंद हो गया, तो बाय फोर्स आएगा या विद अ वेपन आ जाएगा, ये याद रहेगा। चलो फिर और बाकी देखते हैं अपने आज वाले में किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई ऐसा पॉइंट जो समझ आ गया हो, आज समझ आ गया, कल ये टॉपिक पूरा हो जाएगा।